हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक आपको बता रहे हैं और 2011 से लेके 2021 तक जितना भी परीक्षा हुआ है और उसमें सामाजिक विज्ञान से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसे हम बताएंगे। लगभग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? तो वैसा दल जो एक से अधिक राज्यों में होता है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। तो यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय दल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा को भी पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ए ऑप्शन है सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो सेबी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है व्यापार, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी ऑप्शन है महाजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो व्यवसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है बेंगलुरु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं।
तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का चिन्ह का होना आवश्यक है? ए ऑप्शन है ISI मार्क का, बी ऑप्शन है हॉलमार्क का, सी ऑप्शन है एग मार्क का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है नदी के तल में अवसाद का जमाव, सी ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है चौकोर, डी ऑप्शन है आयताकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है 1933 कलकत्ता अधिवेशन, सी ऑप्शन है 1931 कराची अधिवेशन, डी ऑप्शन है 1924 बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1881 में, डी ऑप्शन है 1911 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, बी ऑप्शन है मध्यम वर्ग का, सी ऑप्शन है कृषक वर्ग का, डी ऑप्शन है सभी वर्ग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का भी हुआ, यानी इनमें से सभी वर्ग का हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति, बी ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, सी ऑप्शन है साम्यवादी क्रांति, डी ऑप्शन है भौगोलिक क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी?
थी? तो औद्योगिक क्रांति थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए ऑप्शन है कुरान की, बी ऑप्शन है गीता की, सी ऑप्शन है हदीस की, डी ऑप्शन है बाइबिल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुटेनबर्ग थे इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है एड्रिन, डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? ए ऑप्शन है फ्लोराइड का, बी ऑप्शन है क्लोराइड का, सी ऑप्शन है आर्सेनिक का, डी ऑप्शन है लौह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संसाधन संरक्षण से, डी ऑप्शन है खनिज संपदा संरक्षण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 7%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मेघालय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी ऑप्शन है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी ऑप्शन है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ए ऑप्शन है यह विविधता को अपने में समेट लेती है। बी ऑप्शन है देश की एकता को कमजोर करती है। सी ऑप्शन है फैसले लेने में देरी करती है। डी ऑप्शन है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि तो यह विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। सी ऑप्शन है देश में आपातकाल लागू हुआ था। डी ऑप्शन है इनमें से किस सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इस दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने। बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने। सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने। डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को। बी ऑप्शन है न्यायपालिका को। सी ऑप्शन है संविधान को। डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर। सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर। डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कृषि क्षेत्र है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। ए ऑप्शन है विकसित देश। बी ऑप्शन है अविकसित देश। सी ऑप्शन है अर्ध विकसित देश। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है पटना का। बी ऑप्शन है गया का। सी ऑप्शन है शिवहर का। डी ऑप्शन है नालंदा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शिवहर का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है।
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये तीनों हैं, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ए ऑप्शन है फोर्ड मोटर, बी ऑप्शन है सैमसंग, सी ऑप्शन है कोका कोला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो जो फोर्ड मोटर है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, बी ऑप्शन है द्वीप पर भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह, डी ऑप्शन है हरा ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है
तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ए ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे नरोत्तम सिंहानु के द्वारा, सी ऑप्शन है कुआंग के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो ये राजस्थान में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। तो नीति आयोग बना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो अब आप लोग जाइए और हमारे वेबसाइट पे इसका PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।